हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है। आज अपन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, मतलब पढ़ेंगे उसको, और वो है हिस्टेरोसाल्पिंजियोग्राफी, जो कि HSG भी बोलते हैं कॉमन। और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, 20 नंबर में डायरेक्टली पूछा जाता है। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर फंसाने के चक्कर में आपको 10 में या फिर 5 में दे देता है, तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक आपको बताना होता है इसके बारे में, ज़्यादा नहीं लिखना होता। 5 नंबर में आपको पता ही है, 2 पेज भरने होते हैं, लेफ्ट राइट बस। ठीक है, तो हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी जो होती है वो क्या होती है और क्यों किया जाता है, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इसके अलावा जो प्रोसीजर है, पेशेंट प्रिपरेशन है, इक्विपमेंट, सब कुछ अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी ये यूट्रस एंड फेलोपियन ट्यूब का रेडियोलॉजिक एग्जामिनेशन है। आपका जो यूट्रस गर्भाशय होता है और फेलोपियन ट्यूब जो होती है ना, फेलोपियन नलिका जो होती है, उनका रेडियोलॉजिक एग्जामिनेशन है। तो दोनों का ध्यान रखना आपको, फेलोपियन ट्यूब भी ध्यान रखनी पड़ेगी और यूट्रस भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोनों का है, अकेला यूट्रस का नहीं बोल देना, दोनों का बताना आपको। मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाएगा टू इवेल्युएशन ऑफ इनफर्टिलिटी, मतलब किसी को बच्चे नहीं हो रहे, इनफर्टिलिटी है। और रिकरेंट अबॉर्शन, मतलब बार बार किसी के अंदर अबॉर्शन हो रहे हैं, है ना, बेबी बार बार में पल नहीं रहा, मतलब पेट में बार बार में अबॉर्शन हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर ये किया जाता है ना, उस चीज़ को देखने के लिए, इवेलुएट करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। इस टेस्ट को गायनेकोलॉजिस्ट द्वारा परफॉर्म किया जाएगा अंडर द सुपरविजन ऑफ द रेडियोलॉजिस्ट इन द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। देखो, जो जो प्रोसीजर जिस चीज़ से रिलेटेड है, जैसे कि कुछ गैस्ट्रो वाले होते हैं तो उसमें गैस्ट्रो इंटेरोलॉजिस्ट आता है। पीछे अपन ने माइलोग्राफी पढ़ा था, माइलोग्राफी के अंदर न्यूरोलॉजिस्ट आया था, क्योंकि नर्व से रिलेटेड चीज़ थी, इसलिए स्पेसिफिक डॉक्टर आपको बुलाना पड़ेगा साथ में, जो भी उससे रिलेटेड होगा। जैसे गैस्ट्रो वाले है, गैस्ट्रो इंटेरोलॉजिस्ट वो आएगा। अभी यहाँ पे हिस्टेरोसाल्पिंजियोग्राफी अपन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे कौन आया, गायनेकोलॉजिस्ट आया, क्योंकि वो उससे डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, इसलिए गायनेकोलॉजिस्ट आया। और गायनेकोलॉजिस्ट ये प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। और ध्यान कौन देगा, सुपरविजन किसकी देखरेख में करेगा, रेडियोलॉजिस्ट की देखरेख में। और कहाँ, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस का एग्जामिनेशन है, और किस चीज़ के लिए किया जाता है, इनफर्टिलिटी देखने के लिए, और रिकरेंट अबॉर्शन अगर हो रहे हैं बार बार, तो उस चीज़ को देखने के लिए, और गायनेकोलॉजिस्ट को करने वाला है। तो ये बेसिक सी बात थी इसमें। अब एनाटॉमी किसकी देखोगे, अब उसके बारे में बात करते हैं। तो एनाटॉमी आपको देखनी पड़ेगी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, क्योंकि उसके अंदर सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी। उसमें वेजाइना भी आएगी, उसमें सर्विक्स भी आएगी, उसमें फिर यूट्रस आएगा, यूट्रस से बाहर फिर फेलोपियन ट्यूब आ जाती हैं, और फेलोपियन ट्यूब के एंड पर ओवेरी लगी होती हैं, तो वो आ जाएंगे। तो आपको सारी चीज़ें एनाटॉमी में लिखनी पड़ेंगी। 5 नंबर जितना लिख सकते हैं, या फिर एक पेज, ज़्यादा पेज लिख सकते हैं एनाटॉमी में, ज़्यादा मतलब आप इसके बारे में मत बताना, अपना प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान रखना। तो एनाटॉमी पढ़ लेते हैं अपन। एनाटॉमी थोड़ी भाई पढ़ना पड़ेंगे तो थोड़ा सा याद हो जाएगा अपने को। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेनली 5 मेन ऑर्गन को इंक्लूड किया जाता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं उसमें 5 मेन ऑर्गन आते हैं। कौन कौन से, वो वजाइना आ गई सबसे बाहर, फिर सर्विक्स आ गई, यूटेरस और वजाइना को कनेक्ट करने वाली, देन फिर यूटेरस आ गया, गर्भाशय मेन है, फिर फेलोपियन ट्यूब आ गई, लास्ट में ओवेरी अंडाशय आ गए। ठीक है, दोनों साइड वाले। अब एक एक के बारे में बात करते हैं। देखो, इसने ओवेरी से स्टार्ट किया, अंदर से स्टार्ट किया बिल्कुल। तो ओवेरी क्या होता है, देखो, ओवेरी जो होती है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है, जो प्रोड्यूस करेगी ओवा, है ना, अंडा क्या करती है, प्रोडक्शन करते हैं, अंडे का प्रोडक्शन करती है, एंड सेक्स हॉर्मोन्स। इसके अलावा ओवेरी क्या करती है, सेक्स हॉर्मोन्स को भी प्रोड्यूस करती है। तो ओवा और सेक्स हार्मोन दोनों को प्रोड्यूस करती है। ये यूटेरस के बोथ साइड लोकेटेड होती है। डायग्राम एक बार देख लेते हैं पहले, ताकि बेटर समझ में आ जाए अपने को। ये देखो आप, ये है आपकी ओवेरी राइट वाली, और ये है आपकी लेफ्ट वाली। ठीक है, और ये जा रही है आपकी फेलोपियन ट्यूब, जो कि यूटेरस से कनेक्ट होगी, ये राइट वाली, और फिर ये आपका यूटेरस हो गया। ठीक है, ये वाला एरिया सर्विक्स का हो गया, और उसके नीचे वजाइना हो गई। ठीक है, एक बेसिक से आपको ये आइडिया हो गया। अब फिर उसके बाद में जैसे ओवेरियन लिगामेंट, अभी यूट्रस से ओवेरी आपस में कनेक्ट होती हैं, तो दोनों साइड ये लिगामेंट हो जाएगा। एक इन्फेंटिबुलो पेल्विक लिगामेंट होता है, जिससे ओवेरी और फेलोपियन ट्यूब आपस में कनेक्ट होती हैं, उसको बोलते हैं इन्फेंटिबुलो पेल्विक लिगामेंट। ठीक है, बाकी यूट्रस के भी पार्ट होते हैं, फंडस बॉडी, इस हिसाब से। और फेलोपियन ट्यूब के पार्ट होते हैं 3, इस्थमस, एम्पुला और इन्फेंटिबुलम। ठीक है, ये देखो यहाँ वाला जो यूट्रस के पास वाला, उसको इस्थमस बोलते हैं। जैसे थोड़ा 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 आगे गया, यहाँ पे जैसे इसने मोड़ लिया है, कर्व बनाए, वहाँ पे एम्पुला आ गया, और यहाँ पे आते ही लास्ट में इन्फेंटिबुलर आ गया। ठीक है, तो ये है
बेसिक्स सा एनाटॉमी में। और वापस देख लेते हैं, ओवा और सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करती है कौन? ओवेरी। ये फीमेल के बोथ साइड, यूट्रस सॉरी, फीमेल यूट्रस के बोथ साइड में लोकेटेड होती है। ओवेरीज फेलोपियन ट्यूब से कनेक्ट होगी, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब से ओवेरी कनेक्ट होती है। अभी आपने देखा था विद इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट। ये देखो, इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट जो होता है वो किस किस के बीच में होता है? ओवेरी और फेलोपियन ट्यूब के बीच में होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और यूटेरस से जो ओवेरी कनेक्ट होती है वो होती है ओवेरियन लिगामेंट से। तो एक ओवेरियन लिगामेंट है, एक इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट है, ठीक है। यूटेरस और ओवेरी के बीच वाला जो लिगामेंट, ये देखो, ये रही ओवेरी और ये रहा यूटेरस, इसके बीच वाला लिगामेंट कौन सा? ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है। और ये है इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट जो फेलोपियन ट्यूब और ओवेरी के बीच में बना हुआ है, ठीक है। चलिए, ये स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। यूट्रस सेकंड पार्ट, ओवेरी के बाद में यूट्रस आता है। यूट्रस पीयर सेप्ट का होलो मस्कुलर ऑर्गन है। होलो मतलब खोखला, मस्कुलर मसल होती है उसके अंदर, ऑर्गन है जो वूम से भी जाना जाता है, दूसरा नाम वूम भी होता है। एंड 8 सेंटीमीटर लेंथ का होता है, मतलब बताया है, नॉर्मल रेंज बताइए 8 सेंटीमीटर की, इतना हो सकता है। ये लोकेटेड होगा इन द फीमेल बॉडी। कहाँ लोकेटेड होगा? फीमेल की बॉडी में, है ना, ऑब्वियस सी बात है। बिटवीन द ब्लैडर एंड द रेक्टम, आपका जो रेक्टम होता है और जो ब्लैडर होता है उसके बीच में लोकेटेड होता है ना। ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर और जो रेक्टम है उन दोनों के बीच में ये लोकेटेड होता है। यूटेरस को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। यूटेरस के 3 पार्ट हैं, फंडस, बॉडी, सर्विक्स, ठीक है। तो 3 पार्ट हो गए यूटेरस के। सर्विक्स आगे ओपन होती है वजाइना में, ठीक है। सर्विक्स वाला पार्ट वजाइना में ओपन होता है और फंडस जो होता है वो कनेक्ट होगा विद फेलोपियन ट्यूब्स, यानी जो फंडस वाला पार्ट होता है वो फेलोपियन ट्यूब से कनेक्ट होगा। तो फंडस कौन सा हो गया, बात करते हैं वारों को। यूटेरस डिस्टली कनेक्ट होगा विद वजाइना। डिस्टली मतलब नीचे की साइड में, है ना। किसी चीज़ से दूर हो जाते हैं तो उसको डिस्टल बोलते हैं, और पास वाली चीज़ होती है उसको प्रोक्सिमल बोलते हैं। तो डिस्टली कनेक्ट होगा वजाइना से और लेटरली कनेक्ट होगा विद फेलोपियन ट्यूब से। अभी डायग्राम में दिखाऊंगा आपको मैं। यूट्रस में एक कैविटी पाई जाती है जो ट्रायंगुलर शेप की होती है। चलिए पहले तो ये देख लेते हैं कि सर्विक्स कहाँ से ओपन हुई है वजाइना में। देखो, ये वाला पार्ट है सर्विक्स से, ये देखो, एक मिनट, ये वाला जो पार्ट है ये सर्विक्स है और इसके नीचे यहाँ पे वजाइना है, ठीक है। इसने क्या बोला है कि डिस्टली यूट्रस जो होता है वो डिस्टली, ये डिस्टल आ गया ना, ये पार्ट डिस्टली है नीचे की साइड वाला, तो डिस्टली वे वजाइना में ओपन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे वजाइना है डिस्टली, ये बात कंफर्म होगी अपने को। चलो अब इसने और क्या बोला है, और फंडस जो होता है वो कनेक्ट होगा फेलोपियन ट्यूब से। तो फंडस वाला पार्ट कौन सा होगा? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट फंडस वाला पार्ट है। और ये जो बीच का पार्ट दिख रहा है ये होती है बॉडी इसकी, यूटेरस की, ठीक है, ओके। इसने बोला कि लेटरली जो है, मतलब लेटरल की साइड में कनेक्ट हो गई थी फेलोपियन ट्यूब। तो लेटरल में भी ये दोनों पार्ट लेटरल हैं, ये दोनों पार्ट लेटरल तो हैं, तो लेटरल फेलोपियन ट्यूब होगी दोनों साइड में। तो ये कहना चाह रहा है यूटेरस के बारे में। तो यूटेरस पेयरस शिफ्ट होलोमस्कुलर ऑर्गन है, वूम के नाम से जाना जाता है। 8 सेंटीमीटर लंबा होता है, फीमेल बॉडी में ब्लैडर और रेक्टम के बीच में लोकेटेड होता है। 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, फंडस, बॉडी, सर्विक्स। और सर्विक्स आगे वजाइना में खुलती है। फंडस है वो कनेक्ट होता है फेलोपियन ट्यूब से। यूट्रस और डिस्टली कनेक्ट होगा वजाइना से और लेटरली कनेक्ट होगा फेलोपियन ट्यूब से, ठीक है। ये चीज़ें थी इसमें। फिर आता है फेलोपियन ट्यूब्स, है ना, थर्ड पार्ट। तो फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, पेयर में होती हैं, यूट्रस के बोथ साइड प्रेजेंट होती हैं, मतलब जोड़े में होती हैं। देखा आपने, 2 होती हैं तो जोड़े में होती हैं, दोनों साइड प्रेजेंट होती हैं। और इनकी लेंथ जो होती है वो अराउंड 10 to 12 सेंटीमीटर होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है। फेलोपियन ट्यूब को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। फेलोपियन ट्यूब की भी 3 पार्ट हैं यूट्रस की तरह, है ना। जो क्लोजेस्ट वाला पार्ट है, मतलब जो पास में यूट्रस के, उसको बोलते हैं इस्थमस। मैंने आपको दिखाया था डायग्राम में, इस्थमस बोलते हैं। और सेकंड पार्ट होता है एम्पुला, जो कि फर्टिलाइजेशन की मेन साइट है। निषेचन जो होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एम्पुला वाले पार्ट में होता है, सेकंड पार्ट में। ध्यान रखना, फेलोपियन ट्यूब के सेकंड पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है। एंड ये डायलेटेड पार्ट है, मतलब थोड़ा चौड़ा पार्ट होता है, डायलेटेड होता है। लास्ट में जो क्लोज टू दी ओवेरी उसको बोलते हैं इनफंडिबुलर, है ना, ये फनल शेप्ड का होता है। तो पास वाला पार्ट है सबसे पहले यूट्रस वाला, जो यूट्रस के पास में उसको बोलते हैं इस्थमस। देन सेकंड पार्ट जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है उसको बोलते हैं एम्पुला। एंड जो लास्ट थर्ड पार्ट है क्लोज टू दी ओवेरी उसको बोलते हैं इनफंडिबुलम, ठीक है। 3 पार्ट होते हैं, 10 से 12 सेंटीमीटर फेलोपियन ट्यूब की लेंथ होती है, ठीक है। यूट्रस के बोथ साइड प्रेजेंट होती है। मैं आपको एक बार डायग्राम दिखा देता हूँ। ये देखो, इस्थमस जो है ये वाला पार्ट, ये इसके पास में देखो, यूट्रस के पास वाला पार्ट है। और सेकंड जैसे जैसे ये यहाँ पे कर्व बनाई, ये एम्पुला वाला सेकंड पार्ट हो गया। और थोड़ा और आगे चला, है ना, ओवेरी के पास वाला पार्ट ये इनफंडिबुलम होगा। तो ये 3 पार्ट होता है,
इस्थमस एम्पुला इनफंडिबुलम। अब फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, जो एग है वो फर्टिलाइज होगा क्योंकि स्पर्म आएंगे मेल से और ओवा निकलेगा यहाँ से, है ना, और वो कहाँ जाएगा, एम्पुला में आके निषेचित होगा, फर्टिलाइजेशन होगा उसका। देन वो मूव करेगा टू द यूट्रस। अब वो यूट्रस में आएगा, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के बाद यूट्रस में आएगा और यूट्रस की वॉल पर अटैच हो जाएगा। यूट्रस की जो वॉल होती है, भित्ति जो होती है, दीवार जो होती है, वहाँ पे अटैच हो जाता है। फर्टिलाइज्ड एग बिकम होगा एम्ब्रियो में एंड फीटस में डेवलप हो जाएगा। तो फर्टिलाइज्ड एग क्या बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो आगे फीटस यानी भ्रूण में डेवलप हो जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ बताई इसने कि भाई कैसे निषेचन की बाद की चीज़ें होती हैं, है ना। भाई अंडा फर्टिलाइज होने के बाद में तो एम्ब्रियो की साइड ही आएगा, यूट्रस की साइड आएगा और यूट्रस की साइड में आके वो दीवार से चिपक जाएगा और फिर वो एम्ब्रियो बन जाएगा, फीटस में डेवलप हो जाएगा। फिर आती है सर्विक्स। ठीक है, सबसे लास्ट पार्ट वजाइना होता है बाहर की साइड में, तो सर्विक्स उससे जस्ट सेकंड पार्ट होता है। सर्विक्स लोकेटेड होती है लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस एंड सिलेंडर शेप की होती है। भाई जो सर्विक्स होती है वो लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस के लोअर पार्ट निचले हिस्से में प्रेजेंट होती है और सिलेंडर शेप की होती है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का मतलब एक रास्ता है, एक टाइप से, है ना, पाथ है जो यूट्रस और वजाइना को आपस में कनेक्ट करती है। तो देखो क्या काम है सर्विक्स का, वजाइना और यूट्रस को आपस में कनेक्ट करने का काम होता है। सर्विक्स मेंस्ट्रुअल ब्लड को यूट्रस से बाहर आने में अलाउ करती है एंड स्पर्म को वजाइना से यूट्रस तक ले जाने में हेल्प करती है। तो दो काम हो गए सर्विक्स के, है ना। जो बेबी आता है वो भी इसी के थ्रू बाहर आता है और जो मेंस्ट्रुअल मासिक धर्म का जो ब्लड है, खून है, वो भी यूट्रस से यही बाहर लेके आती है ना। और जो स्पर्म होते हैं मेल के वो वजाइना के अंदर एंटर होके सर्विक्स के थ्रू यूट्रस तक जाएंगे। ठीक है, तो ये 3-4 काम हो गए इसके। सर्विक्स 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एंडो सर्विक्स और एक्टो सर्विक्स, 2 पार्ट इसके हो गए। तो सर्विक्स 2 पार्ट से बनी होती है, एंडो और एक्टो। उसके बाद में लास्ट पार्ट आता है वजाइना। वजाइना में क्या होता है, देखो वजाइना एक एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मतलब बाहर का ऑर्गन है ये, जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन को कनेक्ट करेगी टू द यूट्रस। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन कौन सा हो गया, सर्विक्स हो गया। और सर्विक्स को किससे कनेक्ट करती है वजाइना, यूट्रस से कनेक्ट करती है। ठीक है, ये मस्कुलर ऑर्गन यानी मसल होती है इसके अंदर भी, जो स्पर्म को इंटरकोर्स के दौरान अलाउ करेगी टू रीच टुवर्ड यूटेरस। तो मस्कुलर ऑर्गन है और मसल जो होती हैं इसके अंदर वो मूवमेंट करती रहती हैं, जिससे इंटरकोर्स के दौरान जो स्पर्म है जो वजाइना के अंदर आया है वो यूटेरस की तरफ चला जाए, इसलिए वो मूवमेंट कर रही है। ठीक है, तो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है वजाइना, है ना, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन को कनेक्ट करती है। इंडिकेशन, अब HSG क्यों करते हैं, है ना, उसके इंडिकेशन क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला तो इनफर्टिलिटी अपन देख के आए थे, भाई फैलोपियन ट्यूब के अंदर ब्लॉकेज आ रखा है, इन्फेक्शन हो रहा है जिससे बच्चा नहीं हो रहा, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर करना पड़ेगा इनफर्टिलिटी में। दूसरा है कॉन्टिनेंटल यूटेराइन अबनॉर्मलिटीज। ठीक है, यूटेराइन से रिलेटेड कोई एबनॉर्मलिटीज है, उस कंडीशन में सस्पेक्टेड जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस अगर है, भाई जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी के भी अलग अलग टाइप के होते हैं, है ना, लंग्स की टीबी अलग होती है, बोन की टीबी अलग होती है, जेनाइटल की अलग होती है। तो अगर वो टीबी है जेनाइटल से रिलेटेड तो भी अपन करना पड़ेगा। रिकरेंट अबॉर्शन, अगर बार बार अबॉर्शन हो रहे हैं किसी के, है ना, बच्चा नहीं ठहरा, तो उस कंडीशन के अंदर करना पड़ेगा। सस्पेक्टेड यूटेराइन फाइब्रोइड्स बन जाते हैं, मतलब एक टाइप से फाइब्रोइड्स, मतलब हिंदी में क्या समझाएं कैसे, मतलब फाइब्रोइड्स का मतलब क्या होता है, रिश्तेदार ऐसे कुछ फाइब्रोइड से बन जाए, है ना, गुच्छे से, रेशों के गुच्छे यूट्रस के अंदर, यूटेराइन के अंदर। तो उस कंडीशन में करना पड़ेगा डिटर्मिनेशन ऑफ यूटेराइन मैलिग्नेंसी। अगर मैलिग्नेंसी है यूटेराइन से रिलेटेड, है ना, ट्यूमर वगैरह है, तो उसमें पोस्ट ऑपरेटिव किसी का रिसेंट में ऑपरेशन हुआ, ऑपरेट हुआ है, तो उस कंडीशन में करना पड़ेगा। फिर सस्पेक्टेड यूटेराइन पॉलिप्स अगर हैं तो उस कंडीशन के अंदर करना पड़ेगा। तो इतनी सारी कंडीशन है। इनफर्टिलिटी है, दूसरा आपको ये लिख देना रिकरेंट अबॉर्शन है, तीसरा है यूटेराइन के अंदर एबनॉर्मलिटी है, चौथा जेनेटल ट्यूबरकुलोसिस है, यूटेराइन के अंदर फाइब्रोइड्स है, यूटेराइन के अंदर मैलिग्नेंसी है, और पोस्ट ऑपरेटिव किसी का ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद भी एवेल्युएशन है, और सस्पेक्टेड यूटेराइन पॉलिप्स है। ठीक है, अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस किस कंडीशन के अंदर नहीं करना उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हाइपर सेंसिटिविटी टू आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया, अगर किसी को कॉन्ट्रास्ट मीडिया से सेंसिटिविटी है देन नहीं करना है। देन सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी अगर है तो भी नहीं करना है। रिसेंट में ऑपरेशन हुआ है, जस्ट 2-3 दिन हुए हैं या फिर थोड़ा सा टाइम हुआ है तो नहीं करना है।
वजाइनल डिस्चार्ज अगर है किसी फीमेल को देन नहीं करना है। सीवियर रीनल और कार्डियक डिजीज़ अगर हो रखे हैं, है ना, जो किडनी है उससे फिर हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज़, तो भी नहीं करना। और सर्विसिटीज़ जो है, इन्फ्लामेशन ऑफ सर्विक्स है, देन भी आपको नहीं करना है ना। सर्विक्स का इन्फ्लामेशन अगर हो रखा है तो भी आपको नहीं करना है। ठीक है, तो इतनी सारी कंडीशन है जिसके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेशन है ये एक टाइप से। तो हाइपर सेंसिटिविटी है कॉन्ट्रास्ट मीडिया से, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी है, रिसेंट ऑपरेशन है ना, वजाइनल डिस्चार्ज है, सीवियर रीनल और कार्डियक डिजीज़ है, और सर्विसिटीज़ है। चलिए अब इक्विपमेंट की बात करते हैं कि किस किस इक्विपमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी ये करने के लिए। दो मेथड से कर सकते हैं आप, कैनुला मेथड से और फोले कैथेटर मेथड से। कैनुला होता है वो मेटल वाला कैनुला यूज़ करते हैं, लीच विल्किंसन कैनुला बोलते हैं उसको। ठीक है, ये वाला LICH WILKIN विल्किंसन कैनुला, है ना, ये मेटल का होता है। गूगल कर लेना आप, उसमें आपको डायग्राम भी दिख जाएगा इस कैनुला का। तो कौन कौन से देखे, सबसे पहले आपका जो है फ्लूरोस्कोपिक यूनिट विद स्पोर्ट फिल्म डिवाइस, सबसे कॉमन चीज़ है, सब में है। फिर आता है स्पेकुलम, और एक आता है वेलसेलम या फिर टेनाकुलम, फोर्सेप्स। ये कुछ स्पेशल इक्विपमेंट है, जैसे एक वजाइना को होल्ड करके रखेगा और एक वजाइना को चौड़ा करके रखेगा ऐसे, ताकि उसके अंदर आप फोले कैथेटर या फिर जो कैनुला है वो डाल सको। ठीक है, तो होल्ड करने के लिए और वाइड करने के लिए वजाइना की ओपनिंग को यूज़ किए जाते हैं। फिर आता है आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया 10 to 20 ml, 10 से 20 ml याद रखना है। ठीक है, 10 से 20 ml कॉन्ट्रास्ट मीडिया ले लिया। उसके बाद में स्टीराइल टॉवल ले लेंगे, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन कॉमन है, गोव्स कॉमन है, ग्लव्स हैं, सिरिंजेस वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, स्पेकुलम, वेलसेलम, ये फिर टेनाकुलम जिसको बोलते हैं, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा कैनुला और फोले कैथेटर इंपॉर्टेंट है लिखना इसके अंदर। तो इक्विपमेंट में ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं पेशेंट प्रिपरेशन की, कैसे पेशेंट को प्रिपेयर करोगे आप प्रोसीजर के लिए। तो कोई स्पेशल प्रिपरेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है ना। पेशेंट को बोल देंगे कि वो नॉट टू ईट और ड्रिंक बिफोर द प्रोसीजर होने से पहले कुछ भी खाए पिएगा नहीं, ये बोल देंगे सिर्फ। HSG को मेंस्ट्रुअल पीरियड के हाफ फर्स्ट में डन कर लेना चाहिए इन दी प्रो लाइफ रेटिंग फेज बिटवीन 8 to 12 days। कहने का मतलब ये है कि मेंस्ट्रुअल लास्ट मेंस्ट्रुअल से आपका जो 8 to 12 days है ना, उसमें डन कर लेना चाहिए। इसने बोला फर्स्ट हाफ, यानी जैसे आज मेंस्ट्रुअल डे स्टार्ट है तो उसके 8 दिन से 12 दिन के भीतर ये कंप्लीट होना जाना चाहिए। मतलब करना है तो परफॉर्म कर लेना है, अदरवाइज़ नहीं करना है, क्योंकि फिर वो ओवा है ना रिलीज हो जाएगा फेलोपियन ट्यूब में, जो आपका एम्पुला वाला पार्ट है वहाँ तक आ जाएगा और फर्टिलाइजेशन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, ओव्यूलेशन पीरियड में। तो इसलिए ओव्यूलेशन पीरियड नहीं जाना अपने को, 12 से 14 दिन जो होता है उसमें नहीं जाना, उससे पहले ही अपने को कर लेना है। ठीक है, तो HSG को मेंस्ट्रुअल पीरियड के हाफ फर्स्ट में ही डन कर लेना चाहिए, और दिन बता दिए 8 से 12। तो ये पेशेंट प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, लिखना बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस मेडिकेशन एंड इलनेस हिस्ट्री भी रेडियोलॉजिस्ट पता करेगा, मतलब पुरानी कोई हिस्ट्री है मेडिकेशन से रिलेटेड तो वो भी देख लेंगे अपन। ठीक है, तो इसने बोला है कि स्पेशल कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है, क्योंकि कोई जैसे खाने पीने की इतनी दिक्कत नहीं है, बट उस दिन नहीं खाना पीना, मतलब थोड़े जैसे एग्जामिनेशन स्टार्ट हो उससे 2-3 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, और ये वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर, अब प्रोसीजर कैसे करेंगे। ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन पेशेंट को होल प्रोसीजर डिस्क्राइब किया जाए। एग्जामिनेशन के दिन पूरा प्रोसीजर समझा देंगे। पेशेंट को आस्क करेंगे टू रिमूव क्लोथिंग एंड वियर हॉस्पिटल गाउन, कपड़े निकालेंगे और हॉस्पिटल गाउन देंगे उसको। इंट्रावेनस लाइन को पेशेंट के आर्म में इंसर्ट करेंगे, और पेशेंट को अगर एंजाइटी है, मतलब वो टेंशन ले रहा है प्रोसीजर से रिलेटेड, तो उसको IV लाइन के थ्रू सेडेटिव मेडिकेशन देंगे ताकि वो रिलैक्स हो सके। तो सेडेटिव मेडिकेशन यहाँ पे देनी जरूरी है, क्योंकि तो प्रोसीजर हो तो